दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वो डॉक्टर हैं डॉक्टर उमेश ओझा जो यूरोलॉजिस्ट हैं बॉम्बे हॉस्पिटल और हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में। और डॉक्टर साहब को हमने आमंत्रित किया है आज प्रोस्टेट विषय पर बात करने के लिए और यूरिन से जुड़ी हुई और जो अन्य बीमारियां होती हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर उमेश ओझा विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। तो ये सर्जिकल प्रोसीजर से जो होता है तो कितने समय तक वो चलता है? क्या फिर वापस वही परेशानी तो नहीं होती है? ज्यादा करके इसके रिजल्ट्स 10 साल 5 साल अगले लंबे समय तक भी अच्छा मिल सकता है, लेकिन साथ में ये चीजें हमें ख्याल में करने की वेट कम करना, रेगुलर एक्सरसाइजेस करना, ऑपरेशन ट्रीटमेंट का एक भाग है, साथ में ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिल्कुल। क्योंकि अगर मसल्स ही वीक होने लगे वापस तो ऑपरेशन के बावजूद भी वापस तकलीफ हो सकती है। सो लाइफस्टाइल चेंजेस प्लस ऑपरेशन ये दोनों के साथ में रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं। जी, तो पहले से क्या सजगता बरतनी चाहिए, किस तरह से सावधानी रखें कि ये स्थिति ना आए लीकेज वाली? पहले तो मैंने बताया ऐसे हमें ब्लैडर स्ट्रांग रखना जरूरी है, इसलिए समय समय से यूरिन कर लेना महत्व की बात है। सेकेंडली सम पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कहते हैं वो रेगुलर करना जरूरी है ताकि पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग रहने से अगेन ये लीकेज का प्रॉब्लम कम हो सकता है। तीसरा है प्रेगनेंसी के समय आजकल तो काफी एंटीनेटल और पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस बताई जा रही है, वो रेगुलर करना जरूरी है। अगर इस प्रकार से हम ख्याल रखेंगे तो शायद ये इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम काफी कम हो सकता है। जी, तो किन आयु वर्ग के लोगों को ये समस्या ज्यादा होती है? आजकल सुना है कि कम उम्र के युवाओं में भी यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। एल्डरली पेशेंट्स में या प्रेगनेंसी के बाद में अगर वो पेल्विक फ्लोर मसल्स का ख्याल नहीं किया तो उनको जिसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं वो तकलीफ होती है। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस के कारण अगर वहां के नर्व्स काम नहीं कर रही है तो उन्हें परमानेंट या तो कंटिन्यूअस इनकॉन्टिनेंस होता है, जो हर समय उठ के खड़े होते यूरिन लीक हो जाती है। सो कभी कभी जैसे नर्व्स के कारण जो ये पूरी सिस्टम कंट्रोल करता है वो कंट्रोल चले जाने से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। बट वहां ज्यादा करके कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम रहते हैं जिसको एड्रेस करना भी इक्वली महत्व का है। जी, और जिनको ये समस्या होती है तो लोग कहते हैं कि या तो पैड का इस्तेमाल करें, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, या फिर कुछ थैली का इस्तेमाल, उसके बारे में बताइए वो क्या है तरीका? यस, डायपर्स या पैड यूज करना कभी कभी जरूरी हो जाता है, लेकिन एक मैं बताता हूँ, कभी कभी जो दिन में लोगों को स्ट्रेस रहता है और फिर उनको ये डर रहता है कि मुझे यूरिन हो जाएगी, वो जहां भी बाहर जाते पहले बाथरूम ढूंढते हैं। जी, ये जरूरी नहीं है क्योंकि ये अभी स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। ऐसे लोगों को कभी कभी पैड यूज करने में या टेम्परेरी डायपर यूज करने में काफी फायदा होता है क्योंकि वो टेंशन चला जाता है और उसके कारण अगर वो देखेंगे तो कभी वो पैड गिला भी नहीं होता है। लेकिन वो एक एश्योरेंस हो जाता है। मैंने काफी लेडीज देखी है जो काम कम कर देते हैं, काम बंद कर देते हैं, घर पे बैठे रहते हैं। ये जरूरी नहीं है आज के जमाने में, काफी ट्रीटमेंट मिलती है और ये ट्रीटमेंट लेके सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा के अपनी डे टू डे लाइफ कंटिन्यूस रखना बहुत जरूरी है। ये सब चीजों से क्वालिटी ऑफ लाइफ सफर नहीं होनी चाहिए। सो ये मन में से डर निकालना बहुत जरूरी है और उसके लिए प्रॉपर मेडिकल एडवाइस लेने से आजकल काफी लोगों को फायदा होता है। लेकिन इस डर से ये प्रॉब्लम दूसरों को न बताने से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। सो ये महत्व का है कि आप मेडिकल एडवाइस लीजिए, उनका सॉल्यूशन मिल जाता है और उससे काफी लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है। क्योंकि मैंने काफी लोगों को ये उनसे सुना है कि हम तो बस अब घर में ही बैठे रहते हैं, ये डर बना रहता है। ये जरूरी नहीं है। ट्रीटमेंट लेके अपना काम, अपनी डे टू डे एक्टिविटी, बाहर जाना
जरूर चालू रखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू होने का डर रहता है। तो ये इसके बारे में ये बहुत महत्व का समझना जरूरी है कि टॉक टू पीपल, टॉक टू डॉक्टर्स और सही समय में ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। जी, बुजुर्गों को हमने सुना है, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो यूरिन की समस्या के कारण कहीं बाहर नहीं जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम जाएंगे, हमें वहां फिर बाथरूम की समस्या होगी। तो आपकी बातों से काफी इंस्पायर होंगे कि आप उसका एक तरीका है, उसकी व्यवस्था है, वो करके आ जाइए। तो एब्सोल्युटली, कुछ लोग जैसे रहते हैं जिनको पेशाब की थैली काम नहीं करती है। जी हाँ, उन लोगों को कभी कभी नली और बैग लगाना जरूरी पड़ता है। जी जी। और जब तक वो प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट न हो, वो नली लगानी पड़ती है। आजकल उसके लिए भी हम एडवाइस करते हैं, जिसे हम इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन बोलते हैं। अच्छा। ताकि पेशेंट खुद छोटी नली से दिन में 3 या 4 बार यूरिनरी ब्लैडर खाली कर सकता है। जी। और उनको कंटिन्यूअस बैग लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है। जी। और अपनी डेली लाइफ और काम पे वो जा सकते हैं। जी। सो कभी कभी लोगों को एक माइंड ब्लॉक जैसा रहता है कि ये कैसे होगा, लेकिन काफी लोग कर रहे हैं। जी। सो इन शॉर्ट, ये सब प्रॉब्लम की समस्या रही, एक्सपर्ट से बात कीजिए। अपना माइंड ओपन रखना बहुत जरूरी है। जी। मान लेना कि नहीं, अब इसकी कोई सोल्यूशन ही नहीं है, मुझे सफर ही होना है, ये गलत बात है। बिल्कुल। क्योंकि मेडिकल एडवाइस और आप अगर ट्रीटमेंट के लिए तैयार रहे तो काफी ऑप्शंस है जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ जरूर इम्प्रूव हो सकती है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, अभी बहुत सारी बातें चल रही थी, हमने कुछ ऐसे लोगों को देखा है कि जो तुरंत यूरिन पास करके आते हैं वॉशरूम से और तुरंत 5 मिनट के अंदर वापस जाते हैं, और वो जांच कराते हैं तो सब कुछ नॉर्मल आता है। तो ये क्या वजह हो सकती है और इसका किस तरह से इलाज हो सकता है? सो ये 2 चीज होती है। अगर पूरी यूरिन एक समय में निकलती नहीं है तो वो बार बार जाने की इच्छा रहती है, जो कभी कभी यूरिनरी पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन या यूरिनरी ब्लैडर वीक होने से हो सकता है। दूसरा है जिनकी ब्लैडर सेंसिटिव होती है, जिसके कारण थोड़े बूंद रहने से भी वो सेंसेशंस बने रहते हैं और इसके कारण बार बार जाने की इच्छा रहती है। जाके बाथरूम में काफी समय तक बैठते हैं लेकिन ज्यादा यूरिन होती नहीं है। सो ये कभी कभी सेंसिटिव ब्लैडर के कारण हो सकता है, जो पहले जांच करके हम देखते हैं कि अंदर कोई रोग नहीं है। अगर वैसे नहीं रहा तो दवाइयों से वो सेंसेशन कैसे कंट्रोल में करना वो हम कोशिश करते हैं। और तीसरी बात कि पेशेंट को भी कभी कभी अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने की आवश्यकता रहती है कि एक बार करके आए तो सेंसेशन बाईपास करना सीखना पड़ता है कि थोड़े सेंसेशंस रहे, हम उसको बाईपास कर देंगे। एक बार वो पेशेंट अगर बिजी हो गया तो सेंसेशन काफी समय तक वापस चला जाता है और बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये सब चीजें एक बार टेस्ट कराने के बाद करनी चाहिए ताकि ये क्लियर हो जाए कि अंदर कोई रोग नहीं है। और फिर ये काफी चीजों से लोग अपने आप अपने को सेल्फ ट्रेन कर सकते हैं कि छोटे छोटे ऐसे सेंसेशंस हुए उसको बाईपास करके हम अपने काम में लग जाएं। क्योंकि नहीं तो सेंसेशन इतना इरिटेबल हो जाता है कि बार बार फिर उनको इच्छा रहती है कि मैं जाके यूरिन करके आऊं। जी, और सारा फोकस, सारा ध्यान उसी पर रहता है कि कुछ भी शुरू करने से पहले यूरिन के और फिर वो डर सा रहता है कि अगर कपड़े में कुछ बूंदे हो गई और कुछ स्मेल आने लगी तो एक एम्बैरेसमेंट जैसा होने लगता है, इसलिए दे बिकम वेरी कॉन्शियस। सो ये चीजें थोड़ी आई थिंक सेल्फ कॉन्शियस रहना जरूरी है कि हर सिम्टम के पीछे भागना नहीं है, थोड़ा थोड़ा मानसिक बाईपास करना भी सीखना जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अभी आपने स्मेल की बात की तो यहाँ पर एक बात जहन में आई है कि अमूमन लोग ये कहते पाए जाते हैं कि हमारी यूरिन में दुर्गंध है। तो ये क्या लक्षण हो सकता है? स्मेल आ रही है अलग तरह से और कलर चेंज होता है कई बार। सो एक बात कि शायद यूरिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है जी, क्योंकि काफी लोग पानी कम कर देते हैं ये डर से कि मुझे बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। अल्टीमेटली यूरिन शरीर का कचरा है, उसमें सब केमिकल्स वगैरह रहते हैं जिसकी स्मेल आती है। सो ज्यादा पानी पीने से यूरिन काफी डाइल्यूट हो जाती है और स्मेल कम हो जाती है जी। दूसरी बात, कुछ दवाओं ऐसी रहती है जिसकी स्मेल यूरिन में आ सकती है। तीसरी बात, कुछ डाइट जिसके कारण भी यूरिन में स्मेल आ सकती है।
सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ज्यादा पानी पीने से वो डाइल्यूट होने से स्मेल काफी कम हो जाती है। जी। दूसरी बात है, जिनको कुछ ड्रॉप्स कपड़े में रह जाते हैं, देन वो स्मेल कंटिन्यूअसली उनको ऐसे लगता है कि यूरिन की स्मेल आती है। सो वहां कभी कभी एब्जॉर्बेंट पैड वगैरह पहनने से ये प्रॉब्लम कम होती है कि कपड़े में यूरिन जमा न होने से वो भी स्मेल कम हो सकती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनवाए अपने श्रोताओं को। कौन सा गाना? जरूर। आई थिंक श्रेया घोषाल इज अनदर एक्सीलेंट सिंगर। जी जी। और उनका एक अच्छा गाना है मोहे रंग दो लाल। क्या बात है। बाजीराव मस्तानी से। जी, बाजीराव मस्तानी फिल्म का बड़ा ही बेहतरीन गाना चुना है। मरोड़ी कलाई मोरी, मरोड़ी कलाई मोरी, हाँ कलाई मोरी, हाँ कलाई, मरोड़ी कलाई मोरी, चूड़ी चटकाई इतराई तो चोरी से गरबा लगाई, हरी चुनरिया जो झटके से छीनी, मोहे रंग दोला, जीना बाजीराव मस्तानी फिल्म का ये गाना हम सुन रहे थे। और अब ये बताइए डॉक्टर साहब कि किडनी स्टोन और यूरिन की समस्याओं का आपस में क्या तालमेल है और किस तरह की बीमारी ये मिलके रचते हैं? सो यूरिनरी स्टोन्स वो भी एक काफी बड़ी समस्या बन रही है जी। और कुछ कुछ इलाके में जहां ज्यादा गर्मी है वहां स्टोन डिजीज
काफी लोगों को तकलीफ दे रहा है। स्टोन के दो प्रॉब्लम हो सकते हैं। कभी कभी कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं, स्टोन बढ़ते जाता है जी जी। और किडनी पूरी डैमेज हो जाती है, तब तक पता नहीं चलता है। और कुछ स्टोन्स, छोटे स्टोन्स रहते हैं, जब वो स्टोन नीचे निकलने की कोशिश करती है, इतना दर्द देता है कि पता चलता है कि स्टोन है। अब स्टोन बनने के अलग अलग कारण है। सबसे बड़ा कारण है पानी कम पीना जी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन से जो क्षार जो बनते हैं वो किडनी में एक बार जमा होने लगे तो वो फोकस बन के स्टोन्स बढ़ने लगते हैं। जी जी। सो सबसे बड़ी दवाइयां पानी है। दूसरी बात, कुछ लोगों को कैल्शियम और यूरिक एसिड, उनकी मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल शरीर में होने से भी ये स्टोन्स बन सकते हैं। तीसरी बात, अगर यूरिन कॉन्स्टेंटली जमा होती है किडनी में या यूरिनरी ब्लैडर में, उसके कारण भी स्टोन बन सकते हैं। सो ये अलग अलग कारणों से स्टोन बनते हैं। सो हमारे देश में रेगुलर हेल्थ चेकअप जैसा कोई लोग मानते नहीं है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूरी है। जी। कुछ लोग मानते हैं कि हम हेल्थ चेकअप कराएंगे, उसमें कुछ निकलेगा, हमको डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा, इसलिए मत चेकअप कराओ। इसलिए चेकअप मत करवाओ। जी जी। लेकिन चेकअप करना जरूरी है, ताकि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुए तो उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, आजकल स्टोन के लिए काफी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए हैं और ट्रीटमेंट आसान हुई है। जी। कभी कभी छोटे स्टोन्स के लिए कुछ दवाइयां देते हैं, उससे निकल सकता है। लेकिन महत्व का ये हमें कॉन्स्टेंटली चेकअप रखना कि स्टोन के कारण किडनी पे प्रेशर आके किडनी डैमेज नहीं हो रही है। क्योंकि कभी कभी पेन नहीं होता है, लेकिन किडनी पे प्रेशर आने से धीरे धीरे किडनी डैमेज हो जाती है और फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। सो ये भी गलत बात है कि अगर दर्द नहीं है तो स्टोन के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तपास करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि स्टोन की पोजीशन क्या है, उसके कारण किडनी में कुछ डैमेज हो रहा है कि नहीं, और पेशेंट को कितनी तकलीफ हो रही है। उस हिसाब से निर्णय लेते हैं कि कुछ करने की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है। जी। आजकल एंडोस्कोपिक या दूरबीन से और लेजर एनर्जी के सोर्स अवेलेबिलिटी के कारण ट्रीटमेंट काफी इजी हो गई है जी। और बड़ा कट वगैरह करके स्टोन निकालने की आवश्यकता नहीं रही है। जी। सो अर्ली स्टेज में अगर हम ट्रीट करेंगे तो रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। जी। लेकिन एक बात हमें ये भी जानना जरूरी है कि कोई भी दवाई या कोई भी ऑपरेशन की आड़ असर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अच्छी तरह ऑपरेशन करने के बाद में भी अगर पेशेंट के टिश्यू ठीक नहीं रहे तो फिर वहां दिक्कत हो सकती है। जी। दूसरी बात, स्टोन के साथ डर लगता है इन्फेक्शन का, क्योंकि जब किडनी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है और उसके साथ में इन्फेक्शन बन गया तो वो कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है, जिसे हम यूरोसेप्सिस कहते हैं। क्योंकि एक बार इन्फेक्शन हुआ, किडनी ब्लॉक है, इन्फेक्शन निकलने के लिए रास्ता नहीं है, फिर इन्फेक्शन पूरे बदन में फैल जाता है, वो काफी सीरियस कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आते हैं। सो स्टोन के साथ इन्फेक्शन को दूसरी चैलेंज है। तीसरी बात, स्टोन और डायबिटीज, क्योंकि अगेन डायबिटीज के कारण इन्फेक्शन होने की शक्यता बढ़ जाती है। सो ये सब चीजों से सिंपल स्टोन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और कभी कभी काफी सीरियस बीमारी के साथ हमारे पास आते हैं। सो अगेन इन शॉर्ट, अगर रेगुलर चेकअप रखेंगे तो वो समय से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी जी। दूसरी बात है, वंस अ स्टोन फॉर्मर इज ऑलवेज अ स्टोन फॉर्मर। और हमारे पास ऐसी कोई दवाइयां नहीं है जिससे हम आपको अश्योर कर सकें कि आप ये लीजिए, आपको भविष्य में स्टोन नहीं होगा। जी जी। ये गलत बात है। इसलिए रेगुलर चेकअप रखना जरूरी है। तीसरी बात है, लोग आके पूछते हैं कि हम इस कुएं का पानी पिए या इस प्रकार की ट्रीटमेंट करें। आप जो ठीक लगे वो ट्रीटमेंट कीजिए, लेकिन महत्व का है कि चेकअप रखना जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि हमने ये ट्रीटमेंट की, कुछ पान खाए, कुछ काढ़ा पिया, अच्छी बात है। अगर जो ट्रीटमेंट की साइड इफेक्ट नहीं है और आप उसे कोशिश करना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लोग फिर तपास नहीं करते हैं और मान लेते हैं कि स्टोन चला गया, लेकिन अगर स्टोन अंदर बड़ा होके किडनी को डैमेज करे तो आपको पता नहीं चलेगा। बिल्कुल। सो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन रेगुलर चेकअप और एक बार
अच्छा मेडिकल ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये गलत बात है कि हर समय आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बताएंगे कि आप ऑपरेशन करवा लो। ये कुछ कुछ चीजें लोग मानते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। हर डॉक्टर ये करने में कोई अच्छी बात है वैसा नहीं मानता है। लेकिन उस डर से अगर हमने व्यवस्थित ट्रीटमेंट नहीं ली और फिर ऐसा समझ आता है कि किडनी एक बार डैमेज हो गई, फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं जी। सो यस, स्टोन के लिए चेकअप महत्व का है। कुछ कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस जैसे पानी पीना बहुत महत्व की बात है। एक्स्ट्रा कैल्शियम, एक्स्ट्रा सॉल्ट अवॉइड करना जरूरी है। ओके। ज्यादा एनिमल प्रोटीन लेना एडवाइजेबल नहीं है। और कुछ कुछ जिसे ऑक्सलेट के प्रॉब्लम है उनको कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शन जरूरी है। लेकिन सब पेशेंट को डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करके, जैसे बीज जैसी चीजें, सब वो बीज जैसी टोमेटोज वगैरह खाना बंद कर देना, वो भी सही नहीं है। सो स्टोन ट्रीटमेंट में भी काफी मिथ्स है, वो जरूरी नहीं है। जी जी। तो अभी बीज की बात की तो अभी ध्यान में आया कि आजकल तो सोशल मीडिया पर, गूगल पर छाया हुआ है कि ये कद्दू का बीज और फ्लैक्स सीड और जाने कौन कौन से बीज खाएं तो स्टोन से निजात पाया जा सकता है, यूरिन की समस्या ठीक हो जाएगी, ये प्रोस्टेट ठीक हो जाएगा। तो सो एक मेरी राय में काफी गलत बातें हैं। एज अ साइंटिस्ट, जब तक मुझे एडिक्वेट एविडेंस नहीं है, जब तक इतना एक्सपीरियंस जो रिपोर्ट के साथ बताया नहीं गया कि ये करने से डेफिनेट फायदा होता है, वो चीजें मान्य करना वो पॉसिबल नहीं रहता है। बिल्कुल। एट द सेम टाइम, एवरी पैथी हैज सम ट्रीटमेंट फॉर एवरी प्रॉब्लम, बीट होम्योपैथी, बीट एलोपैथी, बीट आयुर्वेदिक। बट ये समझना जरूरी है कि ऐसी ट्रीटमेंट होनी चाहिए जिसकी आड़ असर न हो। एट द सेम टाइम रेगुलर चेकअप करके उसका रिजल्ट देखना जरूरी है। जी। बाकी ये काफी चीजें जो सोशल मीडिया पे या गूगल में आती है, साइंटिफिकली सब चीजें प्रूव नहीं हुई है। जी। ये कुछ लोगों का अनुभव है, लेकिन वो अनुभव सब पेशेंट के लिए सही है कि नहीं, वो एक बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल। सो इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट, बट आई थिंक एनालिसिस इज इक्वली इम्पोर्टेंट। जी। इस तरह की बीमारियां जब होती है तो डॉक्टर के शरण में ही जाना चाहिए, वही ज्यादा अच्छा होता है। किडनी स्टोन जब होता है तो उसके क्या बेसिक लक्षण क्या होते हैं और उस क्या स्थितियां हो कि मरीज डॉक्टर के पास जाए और किस डॉक्टर के पास जाए? सो बेसिकली पेन, अगर सीवियर पेन रहा पीछे के भाग में या फ्लैंक जिसे हम कहते हैं, तो वो स्टोन के लिए कॉमन सिम्टम है। जी। इन्फेक्शन दूसरा सिम्टम है। ब्लड इन द यूरिन, ये एक सिम्टम बहुत महत्व का है, क्योंकि स्टोन के कारण तो जरूर ब्लड आ सकता है, लेकिन हमें हमेशा फिक्र रहती है कैंसर की, क्योंकि वो एक सिम्टम है जो अगर किसी मरीज को हमने सुना कि उनके उनमें ब्लड जाती है, ये चेकअप करना बहुत जरूरी है कि कहाँ यूरिनरी ट्रैक्ट में कैंसर नहीं है। सो बेसिकली जहां तक स्टोन का प्रश्न है, मेनली पेन इज द कॉमनेस्ट सिम्टम, सेकेंड इज इन्फेक्शन, एंड थर्ड कभी कभी रूटीन इन्वेस्टिगेशन से भी पता चल जाता है। जो सोनोग्राफी इज अ सिंपल टेस्ट। जी जी। जो सोनोग्राफी रूटीनली करवाने में न तो कोई उसकी आड़ असर है, न तो इतनी एक्सपेंसिव है, लेकिन काफी यूरिनरी ट्रैक के प्रॉब्लम प्राइमरी डिटेक्ट करने के लिए सोनोग्राफी महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है। जी। तो उसे पता चल जाता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुने। जरूर। वापस हम पुराने गानों की तरफ चले तो रफी साहब का एक बहुत अच्छा गाना है, अकेले हैं चले आओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना चुना है आपने। सुनते हैं यही गाना। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज दें तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो।
अब मंजिल है कोई न कोई रास्ता है, अकेले हैं चले आओ, जहां हो कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो अकेले हैं। डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमें बताइए कि लोग सर्जरी के नाम ढूंढ लेते हैं और सर्जरी के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं, तो आप बताइए कि ये रोबोटिक सर्जरी और पारंपरिक सर्जरी एक होती है, तो मरीज इनका नाम सुन के बहुत ही चिंता में पड़ जाते हैं। क्या है ये, दोनों में किस तरह का अंतर है? यहाँ मैं एक बात बताना जरूरी समझता हूँ कि जब भी ऑपरेशन का प्रश्न आता है, अगर आपके मन में डाउट है तो जरूर सेकंड ओपिनियन लीजिए। जी जी, क्योंकि ये महत्व की बात है कि कभी कभी हमें डाउट होता है कि ये जो सलाह दे रहे हैं सही है कि नहीं। सो आई थिंक नथिंग इज रॉन्ग कि बड़ी अगर सर्जरी आपको करवानी है, जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी या कोई भी सर्जरी फॉर दैट मैटर, अगर आपको रहा कि जरूरी है या नहीं, जरूर सेकंड ओपिनियन लीजिए, पहली बात है। दूसरी बात, जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, उसके कुछ एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेज वैसा है कि उसके कारण एक तो हमें बड़ा कट लेना नहीं पड़ता है। ओके। दूसरी बात है कि रिकवरी पीरियड ज्यादा अच्छा रहता है, कम रहता है। तीसरी बात है कि टेक्निकली ये सब साधनों से जो मैग्निफिकेशन और प्रिसिशन हमें मिलता है, उससे ऑपरेशन करना और आसान हो जाता है। लेकिन महत्व का है दैट इट्स नॉट ओनली द टूल, इज द पर्सन बिहाइंड द टूल, दैट इज इंपॉर्टेंट। जी जी। सो हर टेक्नोलॉजी आई और वो कराने से फायदा ही होता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऑपरेशंस ऐसे भी हैं कि जहां ओपन सर्जरी गिव्स बेटर रिजल्ट्स। दोस्तों, विविध भारती से ये है कार्यक्रम सेहतनामा। आज आपको सुनवा रहे हैं यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। ये बातचीत जारी रहेगी इस छोटे से अंतराल के बाद। दोस्तों, विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहतनामा। जी जी। सो ये बात नहीं कि हर चीज लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक करने से ही अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है। ओपन सर्जरी से भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है और इसी के कारण एक्सपर्ट के पास जाके हर प्रोसीजर के क्या एडवांटेजेस, क्या डिसएडवांटेज, वो समझना जरूरी है। लेकिन टेक्नोलॉजी के कारण भी काफी आउटकम में इंप्रूवमेंट होता है, उसमें भी प्रश्न नहीं है। जी जी। सो ये बैलेंसिंग एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई टेकिंग प्रॉपर एक्सपर्ट ओपिनियन
अपने आप या अपने फैमिली मेंबर्स या दोस्तों की राय लेने से ज्यादा महत्व का है आप मेडिकल राय लीजिए और जरूरत पड़ी तो सेकंड ओपिनियन लीजिए। जी बिल्कुल, उससे निश्चिंतता हो जाती है कि सेम बात दो डॉक्टर्स ने बोली है और ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है और ये बड़ी ऑनेस्ट बात है कि एक डॉक्टर की ओर से ये सलाह दी जा रही है, बड़ी बात है। और वापस हम एक बार प्रोस्टेट की ओर जाते हैं। प्रोस्टेट की सर्जरी के बारे में कितनी ये आसान होती है और कितनी कठिन होती है मरीज के लिए? मरीज के लिए आजकल ये न्यू टेक्नोलॉजी के कारण इतनी तकलीफदायी नहीं है। वो एनेस्थीसिया में करते हैं, दूरबीन से करते हैं ताकि कोई कट वगैरह या उसका पेन नहीं रहता है। जी हाँ। और रिकवरी भी काफी फास्ट होती है। और आजकल ये सब नई टेक्नोलॉजी से काफी ऑप्शंस अवेलेबल है और पहले जैसे बड़ा कट लेना, बहुत ब्लीडिंग हो रहा, बहुत दिनों तक नली रखना, वो सब दे आर थिंग्स ऑफ पास्ट। सो रिकवरी काफी जल्दी होती है और पेशेंट अपने काम पे बहुत जल्दी वापस जा सकता है। महत्व का है दैट डिसीजन मेकिंग कि जरूरी है या जरूरी नहीं है और किस प्रकार की सर्जरी उस पर्टिकुलर केस के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये डिसीजन और डिस्कशन महत्व का होता है। जी। अब हर ऑपरेशन के मैंने बताया कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, कभी कभी इन्फेक्शन हो सकता है, ऑपरेशन के बाद में वीर्य बाहर आना बंद हो सकता है, कभी कभी वापस पैसेज नैरो होके जिसे हम स्ट्रिक्चर कहते हैं वो भी हो सकता है। सो कोई भी सर्जरी 100% सक्सेसफुल नहीं रहती है और हर ऑपरेशन के कुछ आड़ असर रहती है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि हम क्यों सर्जरी करवा रहे हैं, उसके कितने फायदे हैं, कितने गैर फायदे हैं और फिर वो समझ के फाइनल निर्णय लेना है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। जी। तो प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से उसकी सर्जरी से क्या उनकी मैरिज लाइफ पर भी असर पड़ता है? मैंने बताया ऐसे कि वो जो वीर्य बाहर आना कभी कभी बंद हो सकता है। आजकल कुछ नई टेक्निक ऐसे भी आई है कि ये भी कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड हो सकता है। इसलिए यंग पेशेंट्स में हो सके इतनी हम दवाइयों से कोशिश करते हैं कि अगर उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो हम ऑपरेशन की तरफ कम जाना पसंद करते हैं। फिर भी मैंने बताया ऐसे आजकल काफी प्रोसीजर लाइक यूरोलिफ्ट, रेज्यूम, आइटीन, ये अलग अलग नाम है, लेकिन उससे ये प्रॉब्लम कम होने की शक्यता ज्यादा है, लेकिन उसके रिजल्ट्स लंबे समय तक कितने अच्छे रहेंगे वो बताना मुश्किल है। उस पर्टिकुलर पेशेंट की जरूरत क्या है उस हिसाब से हम निर्णय लेते हैं कि कौन सी प्रोसीजर वो पेशेंट के लिए अच्छी है। जी बिल्कुल। और अब आखिर में हमें बताइए डॉक्टर साहब कि अपने देश में प्रोस्टेट संबंधी जागरूकता को लेकर किस तरह की सजगता है और क्या सजगता बरतनी चाहिए कि प्रोस्टेट जो आजकल ये बीमारी बढ़ रही है कम हो जाए? काफी चीजें, लोग हेल्थ कॉन्शियस बन रहे हैं, हेल्थ अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ रही है। जैसे काफी रेगुलर हेल्थ चेकअप करने से भी पता चलता है कि प्रॉब्लम है कि नहीं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेगुलर हेल्थ चेकअप। कुछ एब्नॉर्मल यूरिनरी सिम्टम्स रहे तो समय में जांच करना, ये सबसे बड़ी बात है। अदरवाइज कंपेयर टू जब हम पहले प्रोस्टेट के बारे में सोचते थे, लोग आते थे कॉम्प्लिकेशंस लेके आते थे, नली लगा के आते थे, वो काफी अवेयरनेस के कारण प्रॉब्लम्स अब सॉल्व हो रही है। प्लस अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट मिलने लगी है, पहले दवाइयां नहीं थी, अभी दवाइयां से ऑलमोस्ट 60 to 70% पेशेंट्स को हम राहत दे सकते हैं। सो ये काफी चेंजेस हुए हैं, लेकिन अवेयरनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जी बिल्कुल। और आपके जैसे प्रोग्राम के माध्यम से ये लोगों को अश्योरेंस देना बहुत जरूरी है कि खाली रिपोर्ट देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है। जी। और जब हम भी निर्णय लेते हैं उस समय हम भी ये देखते हैं कि हमें रिपोर्ट को ट्रीट नहीं करना है, हमें पेशेंट को ट्रीट करना है। बात है। सो ये बहुत महत्व की बात है। सो ये डर रखना कि हम चेकअप करेंगे कुछ निकल आएगा और ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, ये बात नहीं है। लेकिन अगर पता चला तो समय में प्रिकॉशंस ले सकते हैं और राइट समय पे राइट ट्रीटमेंट हम एडवाइस कर सकते हैं। जी सही बात है। प्रोस्टेट कैंसर के बारे में तो जाहिर सी बात है, कैंसर के नाम से लोग डरते ही हैं, तो प्रोस्टेट कैंसर क्या पूर्णतः इलाज हो जाता है या लाइलाज? बहुत महत्व की बात आपने कही है। जी। पहली बात, एज वेरी राइटली यू सेड, कैंसर नाम सुन से लोग घबरा जाते हैं। जी बिल्कुल। प्रोस्टेट का कैंसर आजकल जब अर्ली डिटेक्ट होता है
तो इट इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग एट ऑल। कैंसर शब्द बड़ा है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट प्लान कभी कभी कैंसर जानने के बाद भी हम बोलते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी जी। क्योंकि इतना लो ग्रेड और अर्ली स्टेज में रहता है कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। और दूसरा, ऐसे स्टेज में भी लोग आते हैं कि जहां पूरे बदन में वो स्प्रेड हो चुका रहता है। अच्छा। तो फिर उसकी ट्रीटमेंट काफी दिक्कत वाली बन जाती है। लेकिन आजकल प्रोस्टेट कैंसर की काफी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जहां हम अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ, हम ये बात करते हैं कि हम क्योर करने की कोशिश करते हैं। ज्यादा करके पहले जब कैंसर की बात आती थी, हम बताते थे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो कैंसर प्रोस्टेट के लिए काफी ट्रीटमेंट अवेलेबल है जी। जब खाली लोकली प्रोस्टेट में डिजीज रहता है, तो जिसे हम रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी कहते हैं, जहां पूरी ग्रंथि निकाल देते हैं, या तो रेडिएशन करके रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा रिजल्ट्स रहता है। अगर वो आगे थोड़ा स्प्रेड हुआ रहता है, तो फिर उस हिसाब से रेडिएशन या हार्मोनल इंजेक्शंस की हम मदद लेते हैं। और जिनको काफी स्प्रेड हुआ रहता है, उनको हार्मोनल ट्रीटमेंट से हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट आई कैन टेल यू, ये कैंसर इतना डरने वाला कैंसर नहीं रहा है। और रेगुलर चेकअप, पीएसए चेकअप अगर हम अर्ली डिटेक्ट करते हैं, तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स काफी अच्छे हो गए हैं। डॉक्टर साहब, अब आगे बढ़ने से पहले आपकी पसंद का एक गाना और हो जाए, कौन सा गाना सुनवाएं? सरस्वती चंद्र का वो गाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। चंचल चितवन बेहतरीन गाना, अच्छा है। गाना है जी। मुकेश की आवाज में भी है, मुकेश की आवाज में, और लता जी की आवाज में भी है। जी। मुझे लगता है कि मुकेश की आवाज में सुनेंगे। मुकेश की आवाज वाला गाना सुनते हैं। जरूर। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवालो, मुझे दोष न देना जगवालो। हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। ये काम कमान भवे तेरी, पलकों के किनारे कजरारे, माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ। तू और न मुझको तरसाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन।
डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए कि किडनी से जुड़ी हुई बीमारियों की बात चल रही थी थोड़ी देर पहले, तो किडनी ट्रांसप्लांट की स्थिति कब आती है और किस तरह के जोखिम होते हैं उसमें, और क्या किडनी ट्रांसप्लांट से किडनी की समस्याएं दूर हो जाती हैं? जिसे किडनी फेलियर होता है, जिसके अलग अलग कारण हैं, और जब दोनों किडनी फेल हो जाती है तब परिस्थिति आती है कि वो किडनी रिप्लेसमेंट करना या किडनी फंक्शन रिप्लेस करना जरूरी हो जाता है। हमारे देश में अब सबसे कॉमन कारण डायबिटीज बन रहा है, दूसरा हाई ब्लड प्रेशर जी, और कुछ किडनी के इन्फेक्शन या कभी कभी स्टोन्स वगैरह की किडनी ऑब्स्ट्रक्ट होकर अगर सही समय में ट्रीटमेंट नहीं ली तो फिर ये किडनी डैमेज हो जाती है जी। जब दोनों किडनी डैमेज हो जाती है तब हमें काफी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि किडनी के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इज अ फिल्ट्रेशन प्लांट इन आवर बॉडी। जी जी। और जब वो काम नहीं करता है तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाना शुरू हो जाता है, एसिड बेस बैलेंस में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, खून बनाने में तकलीफ होने लगती है, किडनी हमारा बोन मेटाबॉलिज्म में भी ख्याल करती है, ये सब चीजें शुरू हो जाती है। और कभी कभी जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या पोटेशियम बढ़ने से या एसिडोसिस बढ़ने से वो कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, और उस समय इसे हम एंड स्टेज रीनल डिजीज कहते हैं। ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो जाती है, या तो डायलिसिस या तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन। डायलिसिस ये एक आर्टिफिशियल किडनी का काम करती है, जो हफ्ते में 2 या 3 बार मरीज को मशीन के ऊपर जाके ये ब्लड साफ करना या जो केमिकल्स जो बदन में तकलीफ देती है उनको क्लीन करना जरूरी हो जाता है, दैट इज डायलिसिस जी। लेकिन डायलिसिस के लिए हफ्ते में 2 या 3 बार जाना पड़ता है, और उससे पूरे किडनी के फंक्शन का रिप्लेसमेंट नहीं होता है। जी जी। सो द बेटर ट्रीटमेंट इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन। जी। नाउ किडनी ट्रांसप्लांटेशन से नई किडनी मरीज को देके जो फिर वो किडनी का काम अपने आप ले लेती है, जिससे नियर नॉर्मल लाइफ पेशेंट की हो सकती है। जी। लेकिन यहां कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, शॉर्टेज ऑफ ऑर्गन्स। हर साल कुछ 2 लाख मरीज इंडिया में है जिनको ये रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत पड़ती है, और अल्टीमेटली 10% मरीज हैं जिनको ये ट्रीटमेंट मिल सकती है। जी जी। क्योंकि डायलिसिस अब काफी सेंटर्स में डायलिसिस की सुविधा मिल रही है, लेकिन वो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन मिलना डिफिकल्ट है। जी जी। 2 प्रकार के किडनी ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, जिसे हम रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं, या डिजीज डोनर या कैडावर ट्रांसप्लांट कहते हैं। लिविंग डोनर में जहां पेशेंट और डोनर दोनों की किडनीज मैच होती है, जो अलग अलग ब्लड टेस्ट से हम चेक करते हैं, वो डोनेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पर्सन डोनेट करता है उनकी हेल्थ को हमको ज्यादा चेकअप करना बहुत जरूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि किसी ने डोनेट किया और खुद पेशेंट बन गए। बिल्कुल। सो पहले वो सब हम चेकअप करते हैं कि जो डोनेट करना चाहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फॉर्चुनेटली एक किडनी से कोई भी पेशेंट अच्छी जिंदगी जी सकता है, और इसके कारण अगर बाकी सब रिपोर्ट्स ठीक रहे तो एक किडनी डोनेट कर सकता है। सो जिसे हम लाइव डोनर ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, और इसमें भी कुछ गवर्नमेंट्स के कानून है, उस हिसाब से हम डोनर सिलेक्ट कर सकते हैं। जी जी। लेकिन सबसे जरूरी बात है जैसे हम डिजीज डोनर और कैडावर ट्रांसप्लांट कहते हैं। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आफ्टर डेथ अगर हम किसी को मदद कर सके तो इससे बड़ी चीज क्या है। जी। और डेथ हम ऐसे मानते हैं कि अगर हमारा हार्ट बंद हो गया तो हमारी डेथ हो गई। एक्चुअली ये ब्रेन है जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है। जी जी। और जब ब्रेन काम करना बंद हो जाता है तो उसे हम ब्रेन डेड कहते हैं। जी जी।
नाउ कुछ मरीज जिनके कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुए, जिनको एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण ब्रेन डैमेज हो जाता है, जहां टेक्निकली व्यवस्थित जांच करके एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये मरीज अभी ब्रेन डेड है, जिसको वापस जिंदा करना पॉसिबल नहीं है। अगर उनके ऑर्गन्स यूज कर सकें तो वो ऑर्गन से काफी लोगों को सेकंड लाइफ मिल सकती है, जिसे हम कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है, जी। क्योंकि अदरवाइज यही ऑर्गन्स या तो हम दफना देते हैं या हम जला देते हैं। अगर समय में ये ऑर्गन्स अगर मिल गए तो काफी लोगों की जिंदगी सुधर सकती है। जी। ये बात मानना गलत है कि कहाँ भी एक्सीडेंट हो गया, कहाँ से हम ऑर्गन ले लेंगे और ट्रांसप्लांट कर देंगे। ये सब अगेन मिथ्स है। ऑर्गन डोनेशन के लिए पहले तो मरीज ज्यादा करके इस बीमारी से जब आईसीयू में वगैरह रहते हैं, जब पूरी ट्रीटमेंट की कोशिश हो जाती है, उसके बावजूद जब 4 एक्सपर्ट बताते हैं कि वापस जिंदा रहने की कोई चांस नहीं है, उस समय हम पेशेंट के जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है वो रिलेटिव से पूछते हैं कि आप डोनेशन के लिए तैयार है कि नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत कम समय मिलता है, इसके बाद में हार्ट बंद हो जाता है। अगर एक बार हार्ट बंद हो गया तो ये जो ब्लड फ्लो ऑर्गन्स को मिल रहा था डेड बॉडी में, जिसके कारण ऑर्गन्स कुछ समय तक काम करते हैं, अगर उस समय के दरमियान हमको ऑर्गन मिले तो ही हम यूज कर सकते हैं। जी। ये अगर लोगों को अवेयरनेस रही कि समथिंग कॉल्ड कैडेवर ट्रांसप्लांट जैसा है, जो इस प्रकार के ब्रेन डेड लोगों के ऑर्गन्स जो लीगल फ्रेमवर्क के अंडर जब लिए जाते हैं और पेशेंट्स को देते हैं, काफी पेशेंट्स को सेकंड लाइफ मिलती है। जी। ये जानना बहुत जरूरी है। जी। दूसरी बात, ट्रांसप्लांट के बाद भी 100% सक्सेस नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली और किसी का ऑर्गन जब मिलता है वो बॉडी कैसे एक्सेप्ट करती है उसके ऊपर भी निर्भर रहता है। जी। उसके लिए जांच जरूर करते हैं, उसके लिए काफी दवाइयां हैं जिससे ये रिजेक्शन न हो, वो कोशिश होती है, लेकिन हर बॉडी वो एक्सेप्ट कर सकेगी कि नहीं, वो भी प्रश्न रहता है। ये सब चीजें समझनी बहुत जरूरी है। लेकिन जो मरीज ऑर्गन फेलियर से तकलीफ में है, उनके लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी चीज बन जाती है, उनको एक नई लाइफ मिल जाती है। जी। लोगों को इसके बारे में भी जानकारी बहुत महत्व की है, और इसके पीछे भी काफी मिथ्स जो वगैरह रहती है उसको दूर करना बहुत जरूरी है। जी। काफी काफी लोग खाली पढ़ते हैं कि ये ऑर्गन चोरी हुई या अनरिलेटेड पैसे दे के ट्रांसप्लांट, वो कॉमन नहीं है। जी। इसीलिए राइट सेंटर में राइट लोगों से सलाह लेके राइट लीगल फ्रेमवर्क में अगर हम ये करेंगे तो काफी लोगों को हम नई जिंदगी दे सकते हैं। इसलिए ये समझना जरूरी है कि ब्रेन डेथ इज डेथ, और उनके समय में ऑर्गन अगर हम निकाल के किसी को डोनेट कर सके तो काफी लोगों को फायदा हो सकता है। जी, बिल्कुल बड़ी तथ्यपरक बात कही है आपने। और ये अमूमन लोग जुमला इस्तेमाल करते हैं, सांस रुकी तो इंसान चला गया, लेकिन आपने कितनी जानकारी वाली बात बताई कि मस्तिष्क, ब्रेन का काम करना जरूरी है, ब्रेन रुका तो फिर इंसान गया। अब डॉक्टर साहब, एक बड़ी ही जरूरी बात है, वो है यूरिनल ट्रैक में कैंसर की समस्या। हम चूंकि यूरिन के विषय पर बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। सबसे बड़ा लक्षण ब्लड इन द यूरिन, जब भी रिपोर्ट में या मरीज देखता है कि यूरिन में ब्लड आ रहा है, उस समय जांच करना बहुत जरूरी है। जी। किडनी कैंसर, जब ये हम जांच करते हैं तो कुछ कुछ किडनी में भी हमें कैंसर दिखाई देता है। जी। सबसे बड़ी समस्या ब्लैडर कैंसर की है। जी। और द कॉमनेस्ट कॉज इज स्मोकिंग और टोबैको, जो लोगों को पता नहीं है, लेकिन टोबैको से ये ब्लैडर कैंसर बहुत कॉमन हो रहा है। और वो अगर समय से ट्रीट किए तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन अगर वो ज्यादा स्प्रेड हो गया तो काफी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। अगेन यहाँ 2-3 चीजें हैं। ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल चेंजेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई थिंक टोबैको इज अनदर थिंग
जिसके कारण शरीर में काफी जगह में कैंसर होने की शक्यता रहती है। और तीसरा है रेगुलर हेल्थ चेकअप, जो अगेन समय में कैंसर की बीमारी पता चलने से उसकी समय में अगर ट्रीटमेंट कर दी तो रिजल्ट्स काफी अच्छे मिलते हैं। जी, मतलब ये पूर्णतः इलाज हो सकता है अगर समय पर। एब्सोल्युटली। तो अब डॉक्टर साहब चलते चलते एक गाना आपकी पसंद का सुनवाएं, कौन सा गाना? जरूर। आई थिंक ये आइकॉनिक गाना है, लग जा गले फिर कभी मुलाकात हो ना हो। जी, अमूमन अंताक्षरी हो या कहीं कोई स्टेज प्रोग्राम हो या रेडियो का कोई प्रोग्राम हो, इस गाने के बगैर अधूरा सा रहता है। तो आज का ये प्रोग्राम भी जैसे अधूरा सा था इस गाने के बगैर। फिल्म है वो कौन थी, लता मंगेशकर की आवाज, पर्दे पर साधना। सुनते हैं ये गाना। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म मुलाकात हो न हो। लग जा गले और अब चलते चलते हमारे श्रोताओं को सलाह दीजिए डॉक्टर साहब कि ये प्रोस्टेट के बढ़ने के बारे में, प्रोस्टेट और यूरिन की समस्याओं से जूझते लोगों की सजगता के लिए आप चंद शब्दों में क्या कहेंगे? कुछ चीजें शरीर में कुदरती बढ़ती है, लाइक प्रोस्टेट ग्लैंड। हर पुरुष में प्रोस्टेट की ग्रंथि उम्र के हिसाब से बढ़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, वैसी बात नहीं है। लेकिन रेगुलर चेकअप करने से, एक्सपर्ट के पास चेकअप कराने से समय में अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो ट्रीट कर सकते हैं। कैंसर बड़ा शब्द है, लेकिन मॉडर्न टाइम में काफी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर कैंसर को समय में डिटेक्ट किया तो अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। यूरिनरी प्रॉब्लम्स कभी कभी छोटे रहते हैं, तकलीफ ज्यादा देते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस से और प्रॉपर काउंसलिंग और दवाई समय से लेने से काफी टेंशन्स कम हो सकती है और यूरिन के प्रॉब्लम हम कंट्रोल कर सकते हैं। किडनी स्टोन्स हमारे देश में कॉमन है। अगेन राइट टाइम में डिटेक्शन होना जरूरी है जी। और सबसे बड़ी बात, गूगल या कोई भी इंफॉर्मेशन पेशेंट के लिए अच्छा है, हमें जानना जरूरी है, लेकिन उस हिसाब से अपने आप ट्रीटमेंट डिसाइड करना, अपने आप टेंशन ले लेना, अपने मित्रों से सलाह लेना, ये सही नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत बातें आती है, वो साइंटिफिकली सही है कि नहीं, वो बताने के लिए आपको एक्सपर्ट चाहिए। बिल्कुल। मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि कभी भी ऐसी प्रश्न आपके मन में आए, आप एक्सपर्ट को पूछिए। जी। अगर आपको कुछ सलाह दी गई है, वो ट्रीटमेंट के बारे में है, ऑपरेशन के बारे में है, अवॉइड मत कीजिए। अगर आपको डाउट है, जरूर सेकंड ओपिनियन लीजिए। लेकिन ये बहुत महत्व की चीज है कि जो डिजीजेस
अगर हमने समय में उसको पकड़ लिया, समय में ट्रीटमेंट उनकी आपको सही तरह से मिल गई, तो आगे जाके उसके कॉम्प्लिकेशंस कम हो गए और वो क्योर होने की शक्यता बढ़ जाती है। जी। आई थिंक हेल्थ इज वेल्थ, वी ऑल नो। और आज के जमाने में जहां इवन आफ्टर एज ऑफ 60, 70, 80 एंड 90 लोगों एक्टिव है, हेल्थ मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये भी मैं जानता हूं कि हेल्थ ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव हो रही है। जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इट इज कमिंग एट अ कॉस्ट। सो यस, पहले 10 दिन अस्पताल में रहना पड़ता था, अभी 2 दिन में ट्रीटमेंट हो जाती है। जी। लेकिन इट्स एन एक्सपेंसिव अफेयर। जी। So I think most important thing is prevention, and that is having a good lifestyle changes, adequate water drinking, and time to time regular checkup. I think this will give a good roadmap for a good health, and I think that's the most crucial thing in modern time. जी। Thank you very much. डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी सारी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। विविध भारती परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट उमेश ओझा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सेहतनामा